हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था प्रतिरोध। प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो आप सभी लोगों ने मुझसे बोला था चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे अक्षर आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर है ना, और इसका मात्रक ओम। बोले बाबा पिंडी। क्लियर है? याद है ना सब? हाँ, अच्छी बात है। तो कल तक हमने ये बात पढ़ी थी। तो मैंने आपको एक वर्ड में प्रतिरोध का मतलब बताया था। प्रतिरोध का मतलब मैंने जब आपसे पूछा तो आप ही लोगों ने बोला, मैंने क्या बताया? आप ही लोगों ने बोला सर प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। क्या? रुकावट। क्लियर? बचपन से जानने नवे धसे थे पढ़ रहे हैं, आज ना समझ में ना आई बात एक अलग है, पर प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। क्लियर? एक बार हंस जाओ तो कम से कम पढ़ा लें हम। क्लियर? तो प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। आगे बढ़े, चलिए। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अगली बात पे आते हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। इस दुनिया में कोई चीज कम से कम कितनी हो सकती है? कम से कम किसी भी चीज का मान कम से कम कितना हो सकता है? 0। वेरी गुड। एक दो लोगों ने जवाब दिया, बाकी लोग तो जवाब देना ही नहीं चाहते हैं ना। तो 0। इस दुनिया में कोई चीज कम से कम 0 हो सकती है। और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? अनंत। अनंत। अनंत का कोई पार नहीं होता। सही बोल रहा हूं ना? इस दुनिया में कोई भी चीज ज्यादा से ज्यादा हो सकती है अनंत, और कम से कम हो सकती है 0। किसी को कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई बात? अच्छी बात है। आदर्श। आदर्श वर्ड सुना है आपने कभी? आदर्श वर्ड। आदर्श। आदर्श का मतलब बेहतरीन। बातें अच्छो फिर कछु होते ही ना ने। क्लियर? सही बोल रहा हूं? मैं बोलूं इंसानों में अच्छाइयों में अगर आदर्श देखा जाए तो कौन होता है? राम भगवान। सही बोल रहा हूं? ऐसे अपन मानते हैं। और अगर कोई इंसान बुराइयों का बादशाह बनना चाहता है, बुराइयों का आदर्श बनना चाहता है, तो कौन है? रावण। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? सही बोल रहा हूं? बुराइयों, जो इंसान बुराई वाली फील्ड में जाना चाहता हो तो वो अपना आदर्श रावण को मानेगा। जो अच्छाई वाली फील्ड में जाना चाहता हो वो अपना आदर्श भगवान राम को मानेगा। सही बोल रहा हूं? ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। अच्छी बात है, वेरी गुड। क्या इस दुनिया में कोई राम की तरह अच्छा है? नहीं है। क्या कोई रावण की तरह बुरा है? नहीं है। हम सभी लोगों का जो नेचर होता है वो इन दोनों के बीच में लाए करता है। सही बोल रहा हूं ना? हम राम की तरह अच्छे हैं और ना हम रावण की तरह कमीने हैं। सही बोल रहा हूं ना? क्लियर है ना? हम लोगों का जो नेचर होता है, व्यवहार होता है, वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। क्लियर? अब आ जाओ इधर। बचपन से पढ़ रहा हूं यार। चालक मैंने खूब पढ़ा है। चालक या सुचालक एक ही बात होती है। चालकों के अंदर धारा का प्रवाह टनाटन होता है, बढ़िया होता है, फर्स्ट क्लास होता है। बोलो भैया, सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना। चालक के अंदर धारा का प्रवाह बढ़िया होता है, धांसू होता है, फर्स्ट क्लास होता है। तो चालकों की चालकता बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो कोई आदर्श चालक है या आदर्श सुचालक है तो उसकी चालकता बहुत कितनी? बहुत कितनी? अनंत। बहुत। बहुत पूछा था ना, ज्यादा से ज्यादा का है जाएगा, तो तुमने कही अनंत है जाएगा। बोलो ना बहुत। बहुत से बहुत कोई चीज कितने कह सकते हैं? अनंत। तो किसी ने पूछा कोई आदर्श चालक है या आदर्श सुचालक है तो उसकी चालकता कितनी होगी, यानी उसके अंदर धारा कैसे बहेगी? तो भरभरा के बहेगी। चालक है तो धारा भरभरा के बहेगी, तो जाकर मतलब बाकी चालकता कितने गएगी? अनंत। और कोई कुचालक। कुचालक की परिभाषा मैंने पढ़ी है। कुचालकों में धारा न के बराबर बहती है। आपको पूछे कुचालकों की चालकता कितनी होती है तो क्या बोलोगे? कुचालकों की चालकता इशारे से बताओ, ऐसे हम नहीं समझते। 0। क्लियर? कुचालकों की चालकता कितनी होती है? 0 होती है। समझ में आई बात? अब मैं घुमा रहा हूं। चालक है, चालकों की बात फिर से करता हूं। चालकों की चालकता बताओ, जवाब दो कितनी? अभी तो बताएगी कमीनो। अनंत। चालकों की चालकता अनंत, क्योंकि उसमें धारा धांसू बहती है। अब चालकन में धारा धांसू बह रही है, जाको मतलब रुकावट, प्रतिरोध कमते कम है। बोलो,
धारा तभी तो टनाटन बहेगी जब रुकावट कम से कम हो, प्रतिरोध कम से कम हो। तो बताओ कोई आदर्श चालक है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? कम से कम कितना? इस दुनिया में कम से कम कोई चीज कितनी हो सकती है? शून्य। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई आदर्श कुचालक है, आदर्श कुचालक, वहां में धारा बिल्कुल नहीं बहेगी। धारा बिल्कुल ही नहीं बहेगी तो जाको मतलब प्रतिरोध, रुकावट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? बहुत ज्यादा है। तो आदर्श कुचालकों के लिए प्रतिरोध कितना हो गया? क्लियर है? सही बोल रहा हूं? ऐसे करो सब लोग, करो करो ऐसे। शाबाश, सबको करना है, कंपलसरी है, करो। कह रहे हमरा नहीं करे होगा दूंगा वाले ग्रेपट, सबको करना है, कंपलसरी है। हाँ वेरी गुड, रूल्स हैं ये हमारे यहाँ के। ओके गुड, आगे बढ़े। समझ गए ये बात को? तो आदर्श, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है, घाई नहीं है। आदर्श सुचालकों के लिए प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श सुचालक है, सुचालक, तो प्रतिरोध कितना हुआ? 0, क्योंकि सुचालक है तो धारा बढ़िया बहेगी, तो इसका मतलब रुकावट नहीं है, रुकावट नहीं है मतलब रुकावट 0। आदर्श कुचालक है तो चालकता कितने होगी? वो मालूम है तो 1 0 तो दूसरा आंसर कमीनो तो अनंत ही देगा, रैपट देंगे खींच के। समझ में आ रही है बात? मैंने जो कही है आदर्श कुचालक है तो चालकता कितने होगी? मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, नहीं तो मुड़ में एरी है जाएगी, ओ थाप थपर रहे जाएंगे अलई पागल से। क्लियर? आदर्श कुचालक है, कुचालक, तो चालकता कितने होगी? चालकता पूछ रहा हूं, प्रतिरोध ना पूछ रहा हूं। हाँ, आदर्श कुचालक है तो चालकता बाकी 0 होगी, क्योंकि वहां में धारा बह ही ना रही। और यही बात है, पूछू आदर्श कुचालक है तो बाको प्रतिरोध कितने होगा? प्रतिरोध अनंत। समझ में आई बात सभी को? सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी तो पढ़ लो फटाफट नोट, फिर में आगे बढ़ेंगे बाकी। इसके बाद बेटा वो हमारे सामने वो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 1 ओम से आप क्या समझते हैं, है ना? 1 ओम से आप क्या समझते हैं? ओम फोम गई तेल लेने, मैंने बचपन में पढ़ी थी प्रतिरोध का सूत्र, R बराबर रवि, यानी R बराबर V अपॉन I। बोलो भैया बताई थी कि नहीं बताई थी? बोलो बोलो, आप बोलो बोलो, बताई। अच्छा, इतने दिनों से ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, रोज जैसे ये कर्म करता हूँ, रोज ये चालक 100 बन जाते है, सेल लग जाते है, लग जाते है कि ना लग जाते है? बोलो भैया। और सेल ते का रम करते हुए धारा जी V वोल्ट की बैटरी लगा दी है ना। चलो तो देखते हैं। प्रतिरोध 1 ओम की परिभाषा पूछ रहा है, यानी पट्टा हमसे आंसर R बराबर 1 ओम चाहता है। बोलो भैया चाहता है कि नहीं चाहता? है ना, यही तो चाहता है। R बराबर 1 ओम लाइवे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? V बराबर कितने की धरनी पड़ेगी? इशारे ते बताऊं मैं। V बराबर कितने की धरनी पड़ेगी? 1, है ना। 1 वोल्ट विभव है तो विभव वोल्ट में नापा जाता है, तो V बराबर 1 वोल्ट। I बराबर कितने की धरनी पड़ेगी? बोलो लाला रे, 1 एम्पियर। शाबाश। तो V को मानूं 1, I को मानूं 1, धद्देव जामे। तो R बराबर 1/1, 1/1 कितने के जाओ? 1। तो R बराबर 1 ओम कैसे आई? जब तुमने जे कर्म करे, जब तुमने क्या करे? जे कर्म करे। ऐसे तुमने का कर्म कर दे, का कर्म कर दे तुमने ऐसे। तो सुनो, हमने का कर दो, जे का है जे विभवांतर, या चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर का है जे मोह खोलो, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर। ठीक है, क्या है भी? चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर। ठीक है, कायते लगा रहे हो चालक के सिरों पर विभवांतर? जब सेल की सहायता ही तो लगा रहे हो। बोलो V वोल्ट को विभवांतर सेल की सहायता ही तो आरोपित करो है। काय पे आरोपित करो विभवांतर? चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ओके। जब चालक के सिरों पर विभवांतर कितना आरोपित किया है आपने? कितना किया है? हाँ, 1 वोल्ट, है ना। और जब चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित कर रहे हो तो क्या हो रहा है? हाँ, पूरा सेंटेंस बोला करो। क्या हो रहा है? 1 एम्पियर की धारा बह रही है। क्या हो रहा है?
1 एम्पियर की धारा बह रही है। काय में बह रही है धारा, काय में बह रही है? चालक में। वेरी गुड आशु, चालक में बह रही है। समझ में आ रही बात? तो अर्ज किया है, चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर यदि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। बोलो भाई, समझ में आई? हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर यदि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। समझ गए? नहीं समझ गए? समझ गए। पढ़ लो। तो इसके बाद हम लोगों के सामने जो सवाल दिया है उसमें बोल रहे हैं, किसी चालक में बहने वाली धारा में 0.5 एम्पियर की वृद्धि करने से, है ना, किसी चालक में बहने वाली धारा में 0.5 एम्पियर की वृद्धि करने से, ठीक है भैया, 0.5 एम्पियर की वृद्धि करने से उसके सिरों के मध्य विभवांतर 3 वोल्ट से बढ़कर 4.5 वोल्ट हो जाता है। ठीक है भैया, हो जाता है। तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करो। इसको समझते हैं भैया, ध्यान से सुनना है। वो बोल रहा है एक चालक है और उसमें, पहले आप एक बात बताओ, आज तुम्हारे पास 3 रुपया है, अगर मैं उसमें 2 रुपए की वृद्धि कर दूं तो कितने कह जाएंगे? 5 रुपया। पहले रुपया कितने कहते? 3। बाद में रुपया कितने कह गए? 5। ध्यान देना, पहले 3 बाद में 5। मैं पूछूं वृद्धि कितने के भाई, कैसे निकालोगे? 5 - 3 यानी कि 2। सही बोल रहा हूं? तो ये क्या है? अंतर है। वृद्धि क्या होता है? अंतर होता है, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, है ना। अतुल भैया थोड़ा कपड़ा पहन के आ जाते बेटा, हैं? कपड़ा पहन के, नहीं तो सेकंड लगेगी भगात में मोए। जितने भी हैं यहाँ पर, क्लास का डेकोरम मेंटेन करने की कोशिश करें। ये हर किसी की क्लास नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। अपने को ऐसी सर्दी गर्मी ने सेकंड लगेंगे फेंकते में बाहर, जो भी है। इसलिए क्लास है, क्लास के तरीके से अच्छा लगता है। इसमें गर्ल्स भी बैठी हुई हैं, तो समझें बात को, ठीक है। सबको बोल रहा हूँ, किसी एक को नहीं, यहाँ पर सबको बोल रहा हूँ। इसलिए क्लास को क्लास के तरीके से लो। ओंग रहे हैं, लेट रहे हैं, टन कर दें वो जनते ही। अभी रूबरू नहीं हुए ना, जिस दिन रूबरू होंगे बताऊंगा। रूबरू सुनाएगा ना। मन बच जाओ, झंझन नो इतने थपर रहे होंगे। चलो आ जाओ। तो वृद्धि समझ गए क्या होता है? वृद्धि क्लियर? तो चलो अच्छी बात है। वो कह रहा है एक चालक में 0.5 एम्पियर की वृद्धि। तो इसका मतलब ये 0.5 एम्पियर धारा है या धारा में वृद्धि है? वृद्धि दे रहा है। तो वृद्धि को हम लोग प्रदर्शित, धारा में वृद्धि है ना, तो इसे मैंने लिख दिया डेल्टा आई। ठीक है, डेल्टा आई यानी धारा में परिवर्तन। ठीक, ओके। अच्छा, अब वो कह रहा है धारा के मान में 0.5 एम्पियर की जब वृद्धि की जाती है तो जो विभवांतर है वो 3 वोल्ट से बढ़कर 4.5 वोल्ट हो जाता है। यानी पहले विभवांतर 3 वोल्ट था, बाद में 4.5 वोल्ट हो गया। इसे मैंने V1 मान लिया, इसे मैंने V2 मान लिया। बोलो भैया, सीन समझ में आ रहा है ना। तो कह रहा है जब चालक के सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट से बढ़कर 4.5 वोल्ट हो जाता है तो धारा में वृद्धि 0.5 एम्पियर की हो जाती है। तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। काय का मान ज्ञात करो बेटा? प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। और भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो हतना ने, मैं मूड में होती है पीर, पर मुझे मालूम में प्रतिरोध को सूत्र होता है R बराबर रवि। क्या गए लाला कवि? बोलो, R बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। V अपॉन आई लिख दो, चाहे डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, चलूँ आगे, आ जाओ। अब कहो डेल्टा V का मतलब विभव में परिवर्तन। जो प्रारंभिक विभव है, जो अंतिम विभव है, तो जो लिख दो B2 - B1, बुरा नहीं लगे तो
वो तो साची कह देता हूँ। आई के दो दो मान देते तो I2 माइनस I1 लिख देते, लेकिन माने तो सीधी वृद्धि रही है, तो डेल्टा आई की जगह डेल्टा आई को मान लिख देंगे। बोलो भैया बात समझ में आई कि ना नहीं आई? सीन क्लियर है? चमका दो अब कहा हो। V2 ते आओ कितने गए 4.5, V1 कितने गए 3, डेल्टा आई कितने गए 98। बोलो सही बोल रहा हूँ है? 4.5 में तो 3 गए तो 1.5 अपॉन 98। सही जा रहा हूँ मैं? बोलो भैया। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव तो दशमलव उड़ाए दे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो R बराबर 23 है लाला 3 ओम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। क्लियर? उतार लो फटाफट फुर्ती में। इसके बाद अब हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता अथवा चालकता से आप क्या समझते हैं, है ना? विद्युत चालकता अथवा चालकता से आप क्या समझते हैं? क्लियर? तो देखते हैं, आप गोली मारो, क्या देखते हैं, भाड़ में जान दो। पहले मुझे बताओ, प्रतिरोध माने रुकावट, रुकावट, और चालकता माने चलावट। सही बोल रहा हूँ ना? प्रतिरोध माने रुकावट, चालकता माने चलावट। रुकावट और चलावट ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे या व्युत्क्रमानुपाती होंगे? व्युत्क्रमानुपाती होंगे। कॉमन सेंस कहता है ना? एक चीज रोक रही है, एक चीज चला रही है, तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हुए। अब किसी पट्टे ने मुझसे कह दिया कि लाला रे चालकता या विद्युत चालकता से आप क्या समझते हो? चालकता को इंग्लिश में कंडक्टेंस बोला जाता है, इसलिए हम इसे अक्षर C से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो C बराबर होता है 1/R। क्लियर? चालकता का क्या परिभाषा बोलेंगे? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। खत्म हो गया कहानी। समझ में आई बात? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। अब आगे देखते जाइए ध्यान से, ठीक है? 1/R, तो 1 प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ओम। सीन क्लियर है? किसी ने पूछा चालकता का मात्रक क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे 1/ओम। ठीक है? इसे इंग्लिश में लिखना चाहेंगे ओम, ऐसे लिखते हैं। बोलो भैया बात समझ में आ रही है? ध्यान देना थोड़ा सा, इंग्लिश नाम लिखने के पीछे कारण है, ओम। ठीक है? अगला मात्रक, ओम को ऊपर ले जाऊंगा तो इसे लिखते हैं ओम इनवर्स, या तो ऐसे लिख दूं ओम पे घात -1। समझ में आई बात? ओम पे घात -1। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, ओम को ऊपर ले जाते हैं तो इसे पलट देते हैं, यानी MHO, मोह का मोह नाने से महो बोलते हैं। महो क्या बोलते हैं हिंदी में? महो। ओके भैया बात समझ में आ रही है? ओके क्लियर? महो। और अगला मात्रक होता है इसका साइमन। ये सब चालकता के मात्रक हैं अलग अलग। मोय तुमते चार आने की उम्मीद ना ने, बस ये याद रहेगा। अब जब मैं का याद करोगे 1/R तो 1/ओम है, ये 3 तो समझ में आ ही रहे होंगे। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? तो अगर किसी ने पूछ ली हमसे कि भैया चालकता से आप क्या समझते हैं, चालकता का मात्रक बताइए, तो अपन क्या कह देंगे? मैं नहीं बताऊंगा। सही बोल रहा हूँ ना? क्लियर? क्या बताएंगे? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे अक्षर C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? इसका मात्रक 1/ओम, ओम इनवर्स, महो, साइमन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर इतने ही समझ में आएगा तो चलो मैं एक बात बताओ, और देखा दाखी करने की जरूरत ना, खुद ही बता। अब कोने पूछ ली आदर्श सुचालक है तो चालकता कितनी होगी? हाँ अनंत। सुचालक है, धारा बढ़िया बहेगी तो चालकता अनंत, ज्यादा से ज्यादा बहेगी। आदर्श सुचालक है तो प्रतिरोध कितना होगा? 0। रुकावट 0 होगी, धारा टन बहेगी। समझ में आई बात? क्लियर? पढ़ लो फटाफट चालकता से आप क्या समझते हैं। तो इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो देखो भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन कैसे करेंगे, गौर से देखिए। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि ये जो है, जान क्या लें? जानते ही हैं, रोज तो नर राय में चिपटाऊं। जिका है, बोलो फटाफट, जिका है चालाक। क्या है ये? चालाक है, चालक। और ये चालक के सिरों पर मैंने क्या लगा दी लाला रे? बैटरी। क्या लगा दी? बैटरी। 20 वोल्ट की बैटरी है। ओके, ये चालक की लंबाई है। ठीक है, ये चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये सब बता चुका हूं आपको, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। बताओगे कि ना बताओ? बोलो भैया। क्लियर? अच्छी बात है। चालक के अंदर मैंने सुना है छोटे छोटे परमाणु होते हैं। कौन होते हैं?
परमाणु, और ये परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश होते हैं। बोलो भैया होती है कि नहीं? रोज यही चित्र बनाता हूँ, रोज बनाता हूँ, रोज मिटाता हूँ। क्लियर? हाँ भाई कि एक लेक्चर में कम से कम 2-3 बार बना देता हूँ। सही है कि नहीं? काम ही यही और का हो। क्लियर? तो देखें भैया ध्यान से, बैटरी में ये धन सिरा, ये ऋण सिरा, धारा धन से ऋण की ओर बहती है। बताई थी मैंने आपको ये बात। इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, ये सब बता चुका हूँ, रोज बताता हूँ। सीन क्लियर है भैया? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? अच्छी बात है। अब इस बाहरी विद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन पे बल किधर की तरफ लगेगा? बताओ जरा। अनुगमन वेग में ये सब बातें बता चुका हूं आपको। इस तरफ लगेगा, क्योंकि ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। मालूम है कि नहीं मालूम है? तो इसमें बहने वाली धारा का सूत्र आपने कल परसों देखा था बेटा, अगर आपको याद हो तो। मैं पक्को भरोसा है, ये कहूँ याद नहीं हो। क्लियर? पर मुझे उम्मीद तो होती है नेकाद याद होगा, ऐसी बात आने। तो आई बराबर NEA/VD, ये बात अपन ने बचपन में पढ़ी थी। यहाँ पे याद है कि ना? पहले मुझे बताओ। आई बराबर NEA/VD, ठीक है। चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का सूत्र कल परसों मैंने सिद्ध कराया था, आई बराबर NEA/VD। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। आई बराबर NEA/VD ये जो हमने सॉल्व किया है, इसके बाद आगे की बात आती है। आई बराबर NEA/VD के बाद आगे की बात, तो आई बराबर NEA। अब मैं आगे यहाँ कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हमने 11th में गति के समीकरण पढ़े थे, है ना। तो गति के प्रथम समीकरण के अनुसार, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है मैं आपको बता दूं। 11th में न्यूटन की गति के समीकरण पढ़ाए जाते हैं, वैसे तो पढ़ाए तो 9th-10th में भी जाते हैं, शायद आपको याद हो। गति का प्रथम समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT। सुना होगा आप लोगों ने। क्लियर? न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार गति का प्रथम समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT। अब V बराबर U प्लस AT सूत्र होता है, इसमें U होता है प्रारंभिक वेग, V होता है अंतिम वेग, A होता है त्वरण और T होता है समय। क्लियर? ये सब चीज़ें 11th में पढ़ाई जाती हैं। मैं चाहोगे तो अभी 11th वाले पार्ट में सेपरेटली लिखवा दूंगा। V बराबर U प्लस AT। अब आप मुझे बताओ, विद्युत क्षेत्र की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति कर रहा है। अगर मैं विद्युत क्षेत्र नहीं लगाता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गति करता? हाँ, वेरी गुड, आशु ने पहले ही बता दिया जो मैं पूछने वाला हूँ। विद्युत क्षेत्र नहीं लगाता तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता, और इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होता? 0 होता। समझ में आ रही बात? इसलिए मैंने U प्रारंभिक वेग जो होता है उसका मान 0 रखा, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने बेटा विद्युत क्षेत्र लगा दिया, इलेक्ट्रॉन भजन लगो, इलेक्ट्रॉन भगने लगा। तो इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से भगने लगा उसे हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर अंतिम वेग जो हो गया वो क्या हो गया? अनुगमन वेग। और आपने पढ़ा था अनुगमन वेग को अक्षर VD से प्रदर्शित करते हैं। सही बोल रहा हूं? बोलो भैया। प्लस A। अब T बात होती है समय, T समय होता है। अब समय कितना है ये तो गौर से देखिएगा आप लोग। एक बात बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन धमाक करके जब परमाणु से टकराओ, पहली टक्कर है गई, पहली टक्कर है गई, फिर बाकी बाद जे वारो इलेक्ट्रॉन जाते टकराओ। बोलो भैया, ये दूसरी टक्कर रह गई। और इन दो टक्करों के बीच में जो समय लगता है, इन दो टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्रांति काल। क्या बोलते हैं? श्रांति काल। अगर कोई पूछे श्रांति काल क्या होता है, एक आध नंबर की परिभाषा में आ जाए श्रांति काल क्या होता है, तो बोलना इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को श्रांति काल कहते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर? इलेक्ट्रॉनों की दो लगातार टक्करों के बीच लगने वाले समय को श्रांति काल कहते हैं। सीन क्लियर है? ये ठीक उसी प्रकार है। ऐसे मान के चलो, खो खेलते हैं, खो, एक बंदा भग के आओ, एक के पीछे बैठ गो, बापे हाथ लगा दो, खो, तो पहली टक्कर रहेगी, हाथ लगा दो यानी पहली टक्कर रहेगी, खो। अब बाकी बात दूसरों को जब नो हाथ लगाया नहीं देगो भाई, खो करवे के लिए, तो वो जो समय लगा ना बीच में, दो लगातार टक्करों के बीच का समय हुआ ये, तो वो समझ रहे हैं ना, चूतिया बनती है पर काम बनता है ना। तो दो लगातार टक्करों के बीच लगने वाले समय को हम लोग श्रांति काल कहते हैं और इसे अक्षर टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए समय जो टाइम है उसकी जगह मैंने लिखा है टाउ। तो यहाँ पर हमारा VD बराबर क्या आ गया बेटा? 0 में A टाउ जोड़ूंगा तो A टाउ। क्लियर है? सही बोल रहा हूं? तो VD की जगह क्या आ गया? A टाउ। नहीं यही बात समझ में? बोलो भैया, स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं।
I बराबर NEA, ठीक है। अब यहाँ बात स्मॉल ए की आती है। आपको ये पता नहीं याद है कि नहीं है, चैप्टर 2 के ओटी पढ़ाए थे, वहां पर मैंने ये बात बताई थी। एक मैचिंग में एक चीज आई थी, मैंने बोला था ये आपको अगले चैप्टर में आएगी। देखो इधर आओ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये किधर की तरफ जा रहा है जरा बताना इशारे से। जालंग जा रहा है, जालंग। क्यों जा रहा है जालंग? क्योंकि इस पे बल लग रहा है, बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है? कितना बल लगता है? F बराबर फेंकें फेंकें, F बराबर QE। मालूम है कि नहीं मालूम? बोलो भैया, बता चुका हूं। तो कितना बल लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे? F बराबर QE। तो E तो मैंने ये लिख दिया Q, Q आवेश है, और ये बल इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो आवेश की जगह E लिख दूं। इलेक्ट्रॉन का आवेश E, Q की जगह। बोलो भैया, समझ में? अरे भैया F बराबर QE, Q आवेश ही तो लेना है। को जा रहा हो? इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E है गो। मूल आवेश चैप्टर 1 में पढ़ी कि नहीं? बोलो भैया। अच्छा, बल का सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। 11th का सूत्र है ये, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, E इंटू ई बेसो की बेसो। तो A बराबर जाते रह जाएगी E अपॉन M, नीचे आ जाएगी। समझ में आई बात भैया? बोलो। तो स्मॉल a की जगह मैंने रख दी जा में E अपॉन M, जो A की जगह आई है केवल, ठीक है भैया। और टाउ बेसो की बेसो। सीन समझ में आई है? बोलो भैया जन्नो, क्लियर है? काहुए को परेशानी? आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अगली बात पे आता हूं। I बराबर N बेसो की बेसो, ठीक है। E इंटू ई स्क्वायर, A बेसो की बेसो, टाउ बेसो की बेसो, बटे M बेसो की बेसो। इतने का आइटम है गो। अब बताओ क्या बच गो? केवल कैपिटल E बच रहा है, कैपिटल E। बोलो, मैंने बचपन में पढ़ी थी E बराबर V बटे D। वेद वाले सूत्र तो ही बनो, E बराबर V बटे D। पढ़ो तो याद है? अच्छा, तो E बराबर V बटे D दूरी होती है, जहां में दूरी की जगह लंबाई है अपने पास, तो D की जगह L धर दो। बोलो भैया, E बराबर V अपॉन L। तो E की जगह मैंने क्या टिका देंगे यहाँ पे? V अपॉन L। समझ में आई बात? E की जगह V अपॉन L कैसे आ गई? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। I अब ml में जालंग ले आऊंगो ml, तो I गुणित ml ले जाओ जी। बोलो भैया, बोलो। बराबर NE स्क्वायर A टाउ V। ये बात समझ में आई? क्लियर है? हाँ। अब मैं जई स्टेप में जौए नीचे ले आऊं NE स्क्वायर A टाउ जाके। बोलो है? तो ये NE स्क्वायर A टाउ जनते हटा के नीचे ले आओ। NE स्क्वायर A टाउ बराबर का है वो V। समझ में आई बात? ये सीन क्लियर है? कागुए को परेशानी मैं फिर से दिखा रहा हूं। देखो V की जगह तो V आएगा, बराबर IS हो गए ML, कैंची गुणा कर दे आई थे, NE स्क्वायर A टाउ नीचे आएगा आई के। बोलो भैया, बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा और रह गया। ओम का नियम सिद्ध करना है यार। ओम का नियम मोह मालूम है, कोई कितना भी बड़ा चूतिया हो, 9th-10th पढ़ के आया है तो वो ये जानता है ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर IR। V बराबर IR, पता है ना? तो आप गौर से देखिए, V आपके पास आ चुका है, V बराबर I। तो जाको मतलब जे जो आइटम बचो बहु है, जे का है R है, तो मैंने लिख दिया माना R बराबर ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। तो बस V बराबर I बेसो की बेसो, I बेसो की बेसो, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ की जगह क्या लिख दिया? R। और इसी को हम लोग बोलते हैं ओम का नियम। हमने यहाँ पर इस पूरे आइटम को बराबर एक नियतांक के मान लिया R के। क्लियर है? तो R यहाँ पर क्या हो गया? नियतांक हो गया। मैंने ये पढ़ा है, वैसे तो ये यहाँ ख़त्म हो गया, पर फिर भी सुन लें। हम लोग ये बात जानते हैं, जब समानुपाती हटता है तो नियतांक आता है। क्लियर? समानुपाती हटाते हैं तो नियतांक आता है, और नियतांक हटाएंगे तो समानुपाती आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ क्या है? एक नियतांक है, और नियतांक हटाएंगे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं,
समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? भाषा समझ में आई सभी को? तो ये हम लोगों ने पूरा सिद्ध कर दिया ओम का नियम। क्लियर? ओम का नियम सिद्ध कर दिया मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे कर सकते हैं। देख लो फटाफट। ओके गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूं ये सबको समझ में आ गया होगा। आप कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।